नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का आपका जो क्लास चल रहा है, इसमें पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर 4 और 5 3 जो हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए, आपको टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों जगह पर मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। ये आप देख रहे हैं नोट, जो इसे लेना चाहते तो बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। और मिलेगा कहाँ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक, तो चलिए करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं आगे। और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सके और अपनी अच्छी तैयारी कर सके बिल्कुल फ्री में। ठीक, ये आपकी जो है जिम्मेदारी है, और आशा करती हूँ आप अपनी जिम्मेदारी को भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यू बैच स्टार्ट है, और न्यू सिलेबस आपका 26-27 के लिए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का है इसमें। और पढ़ेंगे हम हिस्ट्री। ठीक, इसका जो पेपर टाइटल होता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 एडी से 1950 एडी तक। ठीक, तो अध्याय 4 इसमें दिया गया बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली। ठीक, तो ये जो चला था 1765 से 72 तक चला था। तो पहले पढ़ेंगे प्रस्तावना। यहाँ पर प्रस्तावना में देखेंगे प्लासी की युद्ध जो हुई थी 1757 में हुई थी। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी शक्ति को स्थापित कर लिया। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के पश्चात मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि जो राजस्व अधिकार थे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। इसके साथ ही बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट शुरू हुआ। फिर द्वैध शासन का अर्थ, तो द्वैध शासन का अर्थ है, द्वैध शासन का अर्थ है शासन के अधिकार जो है दो संस्थाओं में बंट जाना। तो जैसे यहाँ पर दीवानी अधिकार, जिसमें शामिल है राजस्व वसूला, यानी कि जो राजस्व कर होते थे जो जनता से लिए जाते थे वो हो गए, और एक है प्रशासनिक कार्य। तो इसकी कंपनी जो था, कंपनी के हाथ में ये चीजें थी। फिर है निजामत अधिकार, इसमें न्याय, पुलिस और शांति व्यवस्था शामिल थे, जो कि नवाब के पास थे। इस प्रकार बंगाल में जो शासन का दोहरा ढांचा बन गया, परंतु वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास ही रही। द्वैध शासन की व्यवस्था, तो 1765 से 72 तक यह व्यवस्था चली, जिसमें राजस्व वसूलने का कार्य कंपनी करती थी। न्याय व शांति व्यवस्था का कार्य नवाब के नाम से होता था, और नवाब जो था ये मात्र नाम का शासक बनकर रह गया, बाकी जो है सब कंपनी संभाल रही थी। अंग्रेजों ने पर्दे के पीछे रहकर पूरा नियंत्रण किया। इस प्रणाली से अंग्रेजों को लाभ हुआ, परंतु जनता को अत्यधिक कष्ट झेलने पड़े। द्वैध शासन की विशेषताएं, नाम मात्र का नवाब, नवाब केवल कठपुतली बन गया। राजस्व की लूट, कंपनी ने किसानों की अत्यधिक कर वसूला। ठीक, किसानों से जो है अत्यधिक कर वसूला, और स्वार्थ के लिए जनता का शोषण किया। अंग्रेज जो थे वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने भला के लिए जो है जनता से कर लेते थे, और उन्हें जो है परेशान ज्यादा से ज्यादा किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। कानून व्यवस्था की दुर्दशा, तो नवाब के पास सेना नहीं थी, इसीलिए जो है अपराध अत्यधिक हो रहे थे। कंपनी का आर्थिक लाभ, तो कंपनी का जो आर्थिक लाभ है, कंपनी की आमदनी बढ़ी पर बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वह टूट गई। फिर है द्वैध शासन की आलोचना, तो इसमें देखेंगे लॉर्ड क्लाइव ने इसे चालाकी से बनाई गई नीति जो है, यह जो द्वैध शासन की आलोचना है, लॉर्ड क्लाइव ने इसे चालाकी से बनाई, ताकि जो है बनाई गई नीति थी। ठीक, वारेन हेस्टिंग ने इसे अराजक शासन कहा। जनता भूखमरी, अत्याचार और गरीबी से त्रस्त हो गई। 1770 की बंगाल की भीषण अकाल या इसी नीति का परिणाम था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। द्वैध शासन की समाप्ति, तो 1772 में जब वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना, तो उसने यह भ्रष्ट और अक्षम व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसने नवाब से निजामत अधिकार लेकर कंपनी के हाथों में प्रशासन सौंप दिया। अब राजस्व और न्याय दोनों कंपनी के अधीन हो गए थे। फिर द्वैध शासन का ऐतिहासिक महत्व, तो यह भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत थी। इसने दिखाया कि अंग्रेज सीधे शासन में प्रवेश करने लगे। जनता में अंग्रेज के प्रति असंतोष जो था पनप चुका था। आगे चलकर कंपनी ने पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया। अब यहाँ से जो है आपका
चैप्टर 4 खत्म हो चुका है। स्टार्ट करेंगे यहाँ से चैप्टर नंबर 5। इसमें जो है आपके 2 चैप्टर कवर किए जाएंगे, 4 और 5, ठीक। उसके बाद में 6 7 एक साथ कर लिया जाएगा और 8 और 9 एक साथ, ऐसे ऐसे 2 क्लास करके सभी क्लासेस जो है समाप्त कर दिए जाएंगे, सभी चैप्टर। तो इसमें 5 जो पढ़ना है आपको, अवध और मराठा नीति पढ़ना, जो कि 1770 से 1856 ईस्वी तक इसका जो कार्यकाल चला, यानी कि जो शासन काल था रहा। फिर है प्रस्तावना। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण के बाद अपनी दृष्टि उत्तर भारत यानी कि अवध है और पश्चिम भारत मराठा साम्राज्य की ओर जो है केंद्रित किया। कंपनी का मुख्य उद्देश्य था भारत में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। अवध और मराठा दोनों शक्तियां अंग्रेजों के लिए भारत में प्रभुत्व स्थापित करने में सबसे बड़ी बाधा थी। इसीलिए कंपनी ने नीति और युद्ध दोनों उपायों से इन राज्यों को अधीन कर लिया, ठीक। अब है अवध नीति। तो अवध नीति में देखेंगे अवध की स्थिति किस प्रकार थी, ठीक। तो अवध जो है 18वीं शताब्दी में एक समृद्ध प्रदेश था। इसकी राजधानी लखनऊ थी। यहाँ के नवाब सफदर जंग थे, ठीक। इनका जो शासनकाल रहा 1739 से 54 तक रहा। उसके बाद में क्या हुए, सुजाउद्दौला हुए, फिर आसफुद्दौला, सादत अली खान, इनका शासनकाल यहाँ पर दिया गया, देख लीजिए। वाजिद अली शाह। अवध अपनी उर्वर भूमि, व्यापार और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। यही कारण था कि अंग्रेज इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। फिर है कंपनी और अवध के संबंधों का विकास। कंपनी जो थी अंग्रेजी कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका संबंध अवध के विकासों के लिए कैसा रहा। तो शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई संधि के अनुसार अवध नवाब की कंपनी जो थी कंपनी को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया। अवध के जो नवाब थे उन्होंने क्या किया, कंपनी को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया और अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। अंग्रेजों ने अवध को मुगल आक्रमण से सुरक्षा देने का वादा किया। यह अवध को कंपनी का आश्रित राज्य बनाने की दिशा में पहला कदम था। फर्रुखाबाद और रुहेलखंड नीति। तो अवध के नवाब ने अंग्रेजों की सहायता से रुहेलखंड पर अधिकार प्राप्त किया। इस प्रकार अंग्रेजों ने अवध की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। फिर 1801 की संधि, यानी कि जिसमें सादत अली खान और बेलेजली के बीच ये युद्ध हुआ था, संधि हुआ था। अवध ने अपनी आधी भूमि अंग्रेजों को सौंप दी, बदले में कंपनी, यह कंपनी की सहायक संधि प्रणाली का परिणाम था, ठीक। अब अवध ब्रिटिश शासन के अधीन एक आश्रित रियासत बन गया और अवध का विलय देखेंगे जो कि 1856 में हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी ने लेप्स की नीति यानी कि डॉक्टर्स ऑफ लेप के अंतर्गत नहीं बल्कि कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलय किया। नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत कर दिया गया। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह निर्णय जो है 1857 के विद्रोह का एक मुख्य कारण बना। अवध नीति के परिणाम, तो यहाँ पर अवध की राजनीतिक स्वतंत्रता जो है समाप्त हो गई। नवाब मात्र ब्रिटिश कठपुतली बन गए और सैनिकों और किसानों में असंतोष फैला। 1857 के विद्रोह में अवध के सैनिकों की बड़ी भूमिका जो है वह रही। अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की जो है अंतिम कड़ी थी। फिर है मराठा नीति। तो इसमें देखेंगे मराठों की जो है स्थिति किस प्रकार थी 1770 के बाद। 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा शक्ति कमजोर हो गई, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने पुनः अपनी स्थिति मजबूत कर ली। मराठों के 5 प्रमुख नेता, इसमें पंच हजारी सरदार थे। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से थे। यहाँ पर दिया गया पुणे के पेशवे, ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और बरार के गायकवाड़। इन 5 में आंतरिक मतभेदों ने अंग्रेजों को अवसर प्रदान किया। ये जो आपका क्लास था हमने पूरा करा दिया है। इसमें 2 चैप्टर कवर किया गया। आप लोग देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग जो है कमेंट किया करें और अपनी जो है डाउट बताया करें। और सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट का आप क्लास चाहते हैं कमेंट में बताएं, उस सब्जेक्ट की जो है आपकी क्लास से लेकर आएंगे हम, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़िए, आगे बढ़िए और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए।